नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मयंक शर्मा आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 10 की विज्ञान में अपवर्तन, और अपवर्तन में हम लगभग नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अपवर्तनांक, जिसे आप सामान्यतः रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए करते हैं अपवर्तनांक को समझने का प्रयास। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। तो क्या होता है अपवर्तनांक? कि आपने पाया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से क्या कर रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जैसे ही एक प्रकाश किरण ने किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या किया, प्रवेश, तो उसे कहा जाना चाहिए था बच्चों सीधा। लेकिन प्रकाश की किरण जो है वह सीधी ना जाके क्या हो रही है, अपने पथ से विचलित हो रही है। और जब प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित हुई तो आपने इस घटना को नाम दिया था अपवर्तन। यानी कि अपवर्तन की घटना होने का कारण ही क्या है, अपवर्तनांक। और आप ये जानते हैं कि चूंकि प्रकाश की किरण का जो वेग होता है वह भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उसका रीजन भी क्या है, अपवर्तनांक। क्योंकि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, यही कारण है कि प्रकाश की जो किरण है वह अपने मूल पथ से विचलित हो रही है। यदि मान लीजिएगा मैं यहां ले लूं वायु और मैंने यहां क्या ले लिया, पानी, यानी प्रकाश किरण वायु से कहा जा रही है पानी में। अब यदि इन दोनों का माध्यमों का अपवर्तनांक यदि समान होता तो सिंपल सी कहानी है, प्रकाश किरण विचलित ही नहीं होती और यह अपवर्तन की घटना भी प्रदर्शित नहीं होती। तो मेनली यदि आपसे पूछा जाए तो सामान्यतः याद रखना, अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित होने का कारण ही क्या है, अपवर्तनांक। अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक सामान्यतः अलग अलग होता है, इसलिए आपकी अपवर्तन घटना भी हो रही है। अब बच्चों सामान्य यदि मैं अर्थ की बात करूं तो आप सिंपल से इतना अर्थ लगा लीजिएगा कि जितना ज्यादा क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, उस माध्यम की प्रकाशिक सघनता भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। यानी कि आपका जो आपको मान लीजिएगा दो माध्यम दिए हुए, मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि एक माध्यम ए है और एक माध्यम क्या है, बी, और आपसे मैंने ये कह दिया कि इस माध्यम का अपवर्तनांक तो कितना है, 1, और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। तो ए और बी में से किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, बी का। तो सिंपल सी कहानी है, इसकी प्रकाशिक सघनता भी क्या होगी, ज्यादा। और आप ये जानते हैं कि जो माध्यम जितना अधिक क्या होगा, सघन होगा, इसकी प्रकाशिक सघनता क्या होगी, ज्यादा। और आप ये जानते हैं जो माध्यम जितना अधिक क्या होगा, सघन, उसमें प्रकाश का जो वेग है वह भी क्या होगा, कम होगा। तो अपवर्तनांक का सीधा सा आपको याद रखना है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसकी प्रकाशिक सघनता भी क्या होगी, ज्यादा, और जिसका अपवर्तनांक क्या है, कम है, उसका प्रकाशिक सघनता या आप कह सकते हो प्रकाशिक विरलता बढ़ जाएगी। तो अपवर्तनांक होने पर, ज्यादा होने पर तो प्रकाशिक सघनता ज्यादा होगी, और अपवर्तनांक कम होने पर प्रकाशिक विरलता क्या होगी, कम। अब प्रकाशिक सघनता और प्रकाशिक विरलता क्या है बच्चों? तो सिंपल सी कहानी क्या है कि जितना अधिक क्या होगा, कोई भी माध्यम सघन होगा, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही क्या होगा, कम, और जो माध्यम जितना भी क्या होगा, प्रकाशिक विरल होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी क्या होगी, अधिक। अब यदि मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है हीरे से संबंधित, कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है बच्चों, 2.42, और हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42, यह आप इससे क्या प्रदर्शित करते हैं? तो क्या कहोगे आप कि चूंकि हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, इसलिए इसकी प्रकाशिक सघनता भी क्या होगी, ज्यादा, और इसमें प्रकाश का वेग सबसे क्या होगा, कम। तो अब ये फैक्ट बात है, आपको याद रखनी है, चाहे किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, यदि प्रकाशिक सघनता ज्यादा है तो सिंपल सी कहानी है, उसमें प्रकाशिक वेग भी क्या होगा, कम हो जाएगा। किसमें? जिसकी क्या होगी, सघनता ज्यादा। अब सामान्यतः आप तुलनात्मक निकालने वाले हो, आपको कितने माध्यम देगा, 2, और उन 2 माध्यमों में आप कैसे निकालोगे कि अपवर्तनांक क्या, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो मैं बात करता हूं अपवर्तनांक के फॉर्मूले की। तो यदि आपको 2 माध्यम दिए हुए
तो एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष किस प्रकार से अपवर्तनांक निकाला जाता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे, मैंने क्या कहा आपसे कि मान लीजिएगा आपको दो माध्यम दिए हुए हैं, दो माध्यमों का युग्म दिया हुआ है। क्या कि प्रकाश की जो किरण है वह वायु से कहां प्रवेश कर रही है, पानी में प्रवेश कर रही है। कहां से चली, वायु से, और कहां प्रवेश कर रही है, पानी में। अब वायु को सामान्यतः आप जानते हैं क्या दर्शाते हैं, अपन एयर बोलते हैं। तो वायु के लिए क्या यूज करेंगे, ए। पानी के लिए, पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, तो क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू। और कांच आ जाए तो कांच को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ग्लास, यानी उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, जी का उपयोग किया जाएगा। तो वायु यानी इसके लिए ए यूज करेंगे, पानी के लिए डब्ल्यू, और कांच के लिए जी यूज किया जाएगा। तो जितने माध्यम दिए गए, कितने दिए गए, मान लीजिएगा दो, तो दिए गए दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक किस प्रकार से निकाला जाता है। पहली बात तो कैसे निकालेंगे, सापेक्ष। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि पानी का अपवर्तनांक बताओ, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो बच्चों याद रखना, पहली बात तो ये कि अपवर्तनांक को दर्शाते हैं नीटा से। किससे दर्शाते हैं, नीटा। ये क्या है, नीटा है। या आप अपवर्तनांक को दर्शा सकते हैं म्यू से। ये क्या है, म्यू। आपने यू देखा होगा, यू, ये तो क्या होता है आपका यू, और यदि यू के निकल आए मूछ, है ना। पहले क्या था, ये जवान छोकरा था, कौन, यू। पहले जवान छोकरा था, अब थोड़ा सा जवान किशोर अवस्था में आ गया तो इसकी मूछ आने लग गई, तो मूछ निकली आई, तो क्या बन गया, म्यू। तो आप अपवर्तनांक को या तो नीटा से प्रदर्शित कर सकते हो या म्यू से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब सुनना आगे, मैं क्या कह रहा हूं कि हमें मान लीजिएगा दो माध्यम दिए हुए, आपसे कह दिया जाए प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है, पानी में, तो आप पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करो, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो आप क्या कहोगे कि पानी का अपवर्तनांक। तो याद रखना, जिसका भी अपवर्तनांक निकालना होता है उसे नीटा के पैरों में लिखा जाता है, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वह कहां लिखा जाता है, बाद में। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना। जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो वो नीटा के पैरों में जस्ट, और जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो इसके बगल में आएगा। तो पानी का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं इसलिए डब्ल्यू, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, ठीक है। ऐसे में कहूं नीटा जी ए, इसका मतलब क्या हुआ, नीटा क्या है, अपवर्तनांक, किसका, जी यानी कांच का, ए किसके सापेक्ष, ए यानी कि एयर के सापेक्ष। जिसका हम निकाल रहे हैं वो जस्ट नीटा के चिपटे में आएगा, और उसके जस्ट बगल में कौन आएगा, जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि नीटा डब्ल्यू जी, इसका मतलब क्या है, अपवर्तनांक किसका, पानी का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ऐसे मैंने आपसे कहा कि नीटा ए जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्तनांक किसका, हवा का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो यह इस प्रकार से सापेक्ष अपवर्तनांक निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिएगा बच्चों, आपसे मैं कहूं कि नीटा 2 1, इस नीटा 2 1 का मान क्या हुआ कि अपवर्तनांक कौन से माध्यम का, दूसरे माध्यम का, किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा कि नीटा 1 2, तो पैरों में कौन है, जस्ट चिपटे में एक है, यानी कि माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको सापेक्षता कैसे पहचानोगे आप, कि नीटा डब्ल्यू क्या है, नीटा जी। आपकी बुक में है नहीं, परंतु पता होना चाहिए। सवाल जब हम जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, वो सापेक्षता के हिसाब से दिया हुआ है। अब समझिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखना, मैं बात करता हूं किसकी, फॉर्मूले की। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और बात करते हैं अपवर्तनांक के सूत्र की। तो परिभाषा क्या होगी अपवर्तनांक की, आपने फॉर्मूले पढ़ लिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ लिया। तो दिए गए माध्यमों में, कितने माध्यम दिए गए आपको, 2, तो दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो इतनी रामायण गाने के बाद आपको हमारे सामने क्या आ गई है, परिभाषा। और परिभाषा क्या है कि दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये आपका क्या हो गया है, अपवर्तनांक समाप्त। अब कुछ माध्यमों के मैं आपको अपवर्तनांक ज्ञान लिख रहा हूं, वो आपको याद रखने
कुछ ही लिख रहा हूं, पूरी सारणी वैसे तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ का आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा वायु का अपवर्तनांक लगभग होता है 1.003। मैंने दूसरा कहा बर्फ, और बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। इसके बाद बात करते हैं जल की, तो बच्चों जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। अगली बात की जाती है एल्कोहल की, और एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। अगली बात करता हूं केरोसिन के तेल की या केरोसिन की, इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। अगली बात करता हूं तारपीन के तेल की, तारपीन का तेल, इसका अपवर्तनांक होता है 1.47। मैं बात करता हूं बेंजीन की, 1.50। कांच भी है, क्वार्ट्ज कांच दिया हुआ है, कनाडा बालसम दिया हुआ है, क्राउन कांच है, फ्लिंट कांच है, ज्यादा मत पड़िए चक्करों में। नीलम का होता है लगभग 1.77 और हीरे का होता है 2.42। तो ये कुछ अपवर्तनांक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि अपवर्तनांक के बढ़ते या घटते क्रम में जमाओ पदार्थों को, या प्रकाश के वेग के बढ़ते या घटते क्रम में जमाइए। तो जब उन्हें सवाल करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। फिलहाल कुछ इन पदार्थों के अपवर्तनांक को याद रखिएगा, और भी है बुक में दिया हुई है सारणी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो सामान्यतः पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और हमारा अगला टॉपिक है लेंस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला हमारा टॉपिक है लेंस। देखना क्या होता है लेंस, कि मान लीजिएगा मैंने आपके सामने क्या ले लिए, दो गोले। एक गोले का केंद्र क्या है C1 और दूसरे गोले का केंद्र क्या है C2। अब यदि आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी है यहां पर, तो मैंने आपसे कहा था कि यहां भी कितने प्रकार के लेंस आएंगे, दर्पण की तरह 2 प्रकार के लेंस होंगे, और जो जो विशेषताएं दर्पणों में दर्शाई गई वही विशेषताएं लेंसों में भी दर्शाई जाएंगी। वहां पर जो विशेषता अवतल दर्पण ने दर्शाई थी, वही विशेषता यहां पर कौन दर्शाएगा, उत्तल लेंस। और जो वहां विशेषता उत्तल दर्पण के द्वारा दर्शाई गई थी, वो यहां कौन दर्शाएगा, अवतल लेंस। पहले हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि आपके सामने दो गोले हैं, और इन दो गोलों को काटा जाए तो आपको 2 भाग प्राप्त होंगे। एक तो ये बीच वाला भाग, और एक मुझे ये रेखा प्राप्त हुई, और एक ये वाला भाग प्राप्त हुआ। तो यानी कि आपको 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो रही हैं, एक तो ये है और दूसरी ये नहीं। अब ये से क्या है, दोनों पृष्ठ, और ये इस लेंस से क्या है, दोनों पृष्ठ, और दोनों ही पृष्ठ क्या है, गोले के भाग हैं। किसके भाग हैं, गोले के, और दोनों क्या है, पारदर्शी। तो याद कीजिएगा आपने दर्पण की क्या परिभाषा दी थी, कि दर्पण आपने वक्रता केंद्र की क्या परिभाषा दी थी वहां पर, कि दर्पण जिस गोले का क्या है भाग, उस गोले के केंद्र को आपने क्या कहा था, वक्रता केंद्र। ऐसे ही C1 और C2 भी यहां भी क्या है, इन दोनों गोलों के क्या है, केंद्र है। अब मैं सबसे पहले बात तो करता हूं किसकी, लेंस की परिभाषा की। ये दोनों ही जो भाग हैं वो कैसे हैं, पारदर्शी। तो आप परिभाषा क्या कहोगे कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, 2 पृष्ठों से घिरे हुए, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाएगा बच्चों, लेंस कहलाएगा। और आप पा रहे हो कि 2 पृष्ठ गोलीय हैं, एक भी हो सकता है। तो याद रखना कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। और लेंस के कितने प्रकार हैं, 2। एक लेंस होता है आपका उत्तल, और एक लेंस होता है आपका अवतल। तो लेंस के कितने प्रकार, 2 प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये आपके सामने बना हुआ है उत्तल, और ये आपके सामने क्या बना हुआ है, अवतल। अब आपको परिभाषा निकालने की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखिए। आप गौर से देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके किनारे, और ये क्या है बीच में, बीच वाला हिस्सा,
ये क्या है, इसके किनारे, और ये कौन सा हिस्सा है, बीच वाला, है ना। अब मैं छोले भटूरे खा जाऊं तो मेरा पेट फूल जाएगा, नहीं फूल जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसे ही इसने छोले भटूरे खाए, फूल गया। मतलब उत्तल लेंस क्या है, किनारों से तो क्या है, पतला, किनारों से पतला है ये, और छोले भटूरे खा के बीच में से क्या हो गया, ये मोटा। तो बीच में से मोटो, ये मोटो का, ये मोटो क्या ना, मोटो है वो, खा खा के चर के मोटो है वो, तो मोटो मोटो कहां थे, बीच में थे। तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है वह उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसे ही ये कौन सा लेंस है, अवतल, ये क्या है, इसके किनारे, किनारों से क्या है, ये मोटा, ये कौन है, बीच में से पतला। पिचकारो गुब्बारे तरह किस चीज को बीच के, तो वो क्या हो गई, पतली। तो परिभाषा क्या हो गई, ऐसा लेंस जो किनारों से तो कैसा होता है, मोटा, और बीच में से कैसा होता है, पतला, कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। यहां जो विशेषता उत्तल लेंस दर्शा रहा है, वही विशेषता दर्पणों में किसने दर्शाई थी, अवतल दर्पण ने। मतलब यहां भी अवतल की तरह ही कितनी कंडीशन बनेंगी, 6 कंडीशन बनेंगी, किसके लिए, चित्रों के लिए। आपने दर्पण में पढ़ा था अवतल में कि वह प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, तो यहां पर कौन सा लेंस करेगा, उत्तल लेंस। वहां पर उत्तल दर्पण फैलाता था, यहां कौन सा फैलाएगा, अवतल लेंस फैलाएगा। तो जो जो विशेषताएं आपने पढ़ी है वो सारी आ जाएंगी। अब बच्चों आपने ये पढ़ लिया कि उत्तल लेंस की परिभाषा ये होती है, अवतल लेंस की परिभाषा ये होती है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि अवतल लेंस अपने ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। फैलाने का मतलब अपसारित करता है। अवतल लेंस अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित करता है या फैलाता है। इसी कारण अवतल लेंस को एक नए नाम से जाना जाता है, और वह दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। तो याद रखना, अपसारी लेंस भी कहते हैं कौन से लेंस को, अवतल। ऐसे बना अवतल, ऐसे क्या बना, अपसारी लेंस। और परिभाषा क्या है कि अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को फैलाता है या अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से मैं यदि बात करता हूं आपके सामने उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस क्या करेगा कि अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को, ये प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, इन्हें क्या करता है, वह एक बिंदु पर मिला देता है, यानी कि इकट्ठा कर देता है। और इकट्ठा करने को बोला जाता है अभिसारित करना। तो उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहा जाता है बच्चों, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन से लेंस को, उत्तल लेंस को। पता कैसे चला कि मान लीजिएगा आपने एक लेंस ले लिया, इसके पीछे में लगा दो कागज, और सामने से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, तो लगातार हम ये पाते हैं कि उत्तल लेंस इस कागज पर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद जैसे ही कागज को जलने के लिए पर्याप्त ऊष्मा मिल जाती है, कागज जलने लग जाता है। अब कागज जलने क्यों लगा, क्योंकि उत्तल लेंस ने क्या किया, प्रकाश किरणों को उस कागज के किसी एक बिंदु पर इकट्ठा किया होगा, और इकट्ठा करने से धीरे धीरे उसके तापमान में क्या हुई होगी, वृद्धि, जिसके कारण में क्या होगा, जल उठा हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम ये पहचान सकते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो बच्चों आज की इस क्लास में आप अपवर्तनांक के बारे में पढ़ चुके हैं, और आपने लेंस और लेंस के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हमारा सिर्फ जो टॉपिक रह रहा है वो लेंस की संबंधित परिभाषाएं रह रही हैं, डायग्राम रह रहे हैं, और एक गोलीय लेंस का सूत्र और आवर्धन का फॉर्मूला रह रहा है। यानी कि हमारी लास्ट एक क्लास यदि ज्यादा बड़ी हो गई तो उसी क्लास में पूरा हो जाएगा, और यदि हमने क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं किया तो मान लीजिएगा अगली 2 क्लासों में चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास को ज्यादा बड़ी ना करें, अगली क्लास में हम पहले डायग्राम पूरे कर लें, और उससे अगली क्लास में फॉर्मूले के बारे में बातचीत करके क्लासेस को समाप्त करें। तो लगभग आज की ये वीडियो 9वें नंबर की वीडियो होगी, तो 11 वीडियो में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 20 सितंबर तक आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद हम नए चैप्टर की बात करेंगे और नया चैप्टर होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की क्लासेज एक वीडियो में ही समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार से आप लगातार जुड़े रहिए। आपको प्रत्येक चैप्टर की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल आपको उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां पर आपको प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। पहले चैप्टर की, दूसरे की मैं डाल चुका हूं, तीसरे की मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं और इसके बाद इस चैप्टर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरा प्रयास यही है, कोई भी चीज छूटे ना, आपको एक एक चीज बारीकता से समझ में आए। जब आप अगली साल किसी नई क्लास में प्रवेश करें तो आप ये पाए कि हम वहां से पढ़ा था हमने और वास्तविकता में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला है। यदि मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता जाऊंगा तो आप कुछ जान नहीं पाएंगे। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको पूरा ज्ञान दूं, जितना मैं जान पा रहा हूं और जितना आपको इस क्लास के हिसाब से मिलना चाहिए। जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कीजिए। लगभग हम 220 के समथिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सफर तय कर चुके हैं। धीरे धीरे एग्जाम टाइम तक हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सफर तय कर चुके होंगे और यह मेहनत आपके वार्षिक एग्जाम में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।